आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्लास 7th से लेकर के क्लास 12 तक की NCERTs को कवर करेंगे, जो कि साइंस की रहेंगी। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, सो आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे और पूरी जी जान लगा के मेहनत करके इस बार आपको एग्ज़ाम अपना क्लियर कर देना है। चाहे वो CTET हो, STET हो, SSC का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, या फिर वो UPSC का एग्ज़ाम हो। NCERT सभी एग्ज़ाम्स के अंदर एक बेस का काम करती है। सो सबसे पहले आप सभी के बेसिस क्लियर होने चाहिए। सो नाउ अब हम शुरू करते हैं। कम टू द आवर फर्स्ट चैप्टर। सो गाइज इसके अंदर दिए गए हैं टोटल 18 चैप्टर। सो गाइज हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 आप सभी ने पढ़ा होगा कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल है। और आपने 6th क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपने अभी तक 6th क्लास की NCERT को कवर नहीं किया है तो आप सभी के लिए वो भी एक सीरीज़ लाई जाएगी। आगे इसके अंदर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स क्या करते हैं? फूड को बना सकते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं? फूड को नहीं बना सकते। ह्यूमंस भी फूड को नहीं बना सकते, बिकॉज प्लांट क्या करते हैं? एक बिल्कुल बेस का काम करते हैं। वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, फिर वो फूड बनाते हैं, जैसे एप्पल्स मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, etc. So they get it from plants or animals that eat plants. Thus, human and animals are directly or independently dependent on plants. So here we can see that humans are dependent on plants, right? Okay. Next we have the mode of nutrition in plant. So mode of nutrition क्या होता है कि plants अपना खाना कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. So यहाँ पे बात आती है photosynthesis की, जिसके द्वारा plants अपना खाना बनाते हैं। Plants क्या यूज़ करते हैं? Water, carbon dioxide and minerals. The raw material are present in their surroundings. ये जितने भी raw materials हैं ये उनके आसपास की जो surroundings होती है उसके अंदर present रहते हैं। Nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. So here is the definition of nutrition. What is nutrition? Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. So what is nutrition? Nutrition होता है कि एक तरीका होता है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Auto means स्वयं होता है यानी self. Trophos means nourishment, जिससे कि वो खुद ही अपना nourishment करते हैं। जैसे plants होते हैं वो अपने लिए खुद collect करते हैं और फिर खुद ही उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद बात आती है एनिमल्स की और जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स से बना बनाया खाना लेते हैं। अब जैसे हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हम हैं, ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। सो जो हम हैं, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, तो उसको हमें बोलते हैं, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब इसमें बताया है कि जो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे प्लांट्स का खाना बनता है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो पहले मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ओके, और फिर जो इसके अंदर आंसर आएगा उससे आप उसको मैच कीजिए, ठीक है? Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts, how do plants obtain their raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factories? So हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें इन क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा कि प्लांट्स के कौन से पार्ट्स के अंदर खाना बनता है और प्लांट्स कैसे अपने वातावरण से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अपने लिए रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं और वो सब कुछ प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचता है। सो अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। अगर आपको फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में अच्छे से कवर करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप एक वीडियो है फोटोसिंथेसिस की, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिलेगा, उसके ऊपर आप जा सकते हैं और वहाँ आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम NCERT के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गो। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं।
अब बात आती है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स का आपको सभी को पता है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें लीव्स दिखती हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स की जगह पर स्पाइन्स होते हैं। Okay, therefore all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. अब यहाँ पर है कि लीव्स में खाना बनता है और लीव्स के अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुँच जाना चाहिए। अब रूट्स से लीव्स में ट्रांसपोर्ट कराया जाता है न्यूट्रिएंट्स का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से ले ली जाती है थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. क्या आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा है? अगर आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो स्टोमेटा होता है जब हम अपने हाथों को ले सकते हैं और जैसे हम पूजा करते हैं वैसे आप बिल्कुल मिलाइए अपने दोनों हाथों को और फिर दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाइए और जैसे ही वो स्पेस बनेगा उसको हाफ तक ले आइए, हाफ तक स्पेस बनेगा। सो ऐसी स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा के पोर की, राइट। स्टोमेटा का जो पोर है इसके साइड में जो बीच वाला पोर्शन हो गया वो हो गया पोर, और जो हमारे हैंड की जो पोजीशन हो गई वो हो गई गार्ड सेल्स। ओके, तो हमारे जब दोनों हथेलियाँ मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं कि स्टोमेटा क्लोज्ड, और जब बीच में स्पेस बना लेते हैं, जब हमारा पोर दिखता है तो उसको बोलते हैं स्टोमेटा ओपन, राइट। नाउ there is cells. There is something given in NCERT book related to cells. So let's first cover it. You have seen that buildings are made of bricks. आप सभी ने देखा होगा कि buildings जो बनी होती है या फिर जो हम घर बनाते हैं वो हम ईंट का बनाते हैं, right? Similarly, the body of living organisms are made of tiny units called cell. उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो मिलकर के हमारी बॉडी को बनाती हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप्स। हम हमारी आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते। हमें सेल्स को देखने के लिए सेल्स की क्या होता है कि स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। Some organisms are made up of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. बहुत सारी सेल्स के अंदर, जैसे आपने प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स के सेल देखी होगी, अगर इफ़ यू वांट टू रिमेंबर समथिंग अबाउट दैम यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट वीडियो इन आवर यूट्यूब चैनल बायोटिक वर्ल्ड। सो बहुत सारी सेल्स के अंदर बीच में क्या होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की बात आती है तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर आप सेल का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, बट ये जो सेल्स है ये बस सिमिलर टाइप की सेल है, मतलब एक टाइप की सेल है इसके अंदर। और here you can see the spherical structure, nucleus and the cytoplasm and the cell membrane. Okay, water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. जो वाटर मिनरल्स होते हैं वो प्लांट में एक पाइप के थ्रू, मतलब पाइप सा फील होता है, पाइप जैसा होता है, उसके द्वारा रूट से वहाँ लीव्स तक के जो वो होता है वाटर मिनरल्स पहुँचते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड द वेसल्स। सो जिसके द्वारा वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी प्लांट बॉडी के अंदर, रूट में जाते हैं, स्टेम में जाते हैं, ब्रांचेस में जाते हैं और फिर लीव्स में जाते हैं। वो एक क्या होता है, कंटिन्यूअस पाथ होता है जो कि वेसल्स उनको नाम दिया गया है। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन चैप्टर 11। ये कुछ बूझो wants to know how water and minerals absorbed by the roots reach the leaves. So guys, बूझो पूछता है कि जो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है। क्या आपको पता चला इसके बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अगली बात आती है पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plants cannot. So let's learn in another paragraph about this. हाँ ताई, the leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water.
Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. So यहाँ से आपको मिलती है photosynthesis की definition, right? So guys, leaves के अंदर क्या होता है कि जो green color होता है leaves का, वो किसकी presence होती है? वो होती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस. और जो क्लोरोफिल होती है ये हेल्प करती है लीव्स की ताकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, ओके, और अपना खाना बना सके. सो यहाँ पे मतलब बताया गया है फोटोसिंथेसिस का. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It's a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living things. Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? Oh, if the sun gone from the earth, so how we can live? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend on the food made by the plants. So guys, photosynthesis के absence में यहाँ पे कोई खाना नहीं होगा. और जो हम सभी जो organisms है, जो other organisms है, nearly all living organisms हम बोल सकते हैं, वो सीधे तरीके से या फिर उल्टे तरीके से directly और indirectly क्या करते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, वो भी प्लांट्स हुए. एंड हम जैसे हम वीट खाते हैं या फिर फ्रूट्स, वेजीज. Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. In green stems and green branches, the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. So guys, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट? कि जो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ताकि जैसे लीव्स, किसी प्लांट्स के अंदर लीव्स हैं और वो डेजर्ट के अंदर है, तो फिर यू कैन थिंक कि अगर उसके ऊपर ज़्यादा सनलाइट आएगी तो ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा. अगर स्पाइन की फॉर्म में होगी तो साइज़ भी कम होगा, बट वो ग्रीनिश होगी, उसके अंदर क्लोरोफिल होगी और वो फंक्शन जो एक लीव्स के होते हैं वो सब वो फंक्शन करेगी. बट बेनिफिट क्या है कि वाटर का लॉस बहुत कम होगा. ओके. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on Earth. During photosynthesis, chlorophyll-containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide, water synthesis, carbohydrate. So guys, this is a reaction and you should learn this. If you are preparing for any exam or you are in just class 7th, you should go for this and you should learn this and you should note this in your notebook. Every definition you should note, every diagrams you should make, and any question that is answered in this paragraph, you should have to learn that. Okay. During the process, ऑक्सीजन इज रिलीज. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो रिएक्शन है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर जो क्लोरोफिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाती है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है. और हम ह्यूमन बींग्स कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना. अगर आप सभी स्टूडेंट्स क्लास 7 से हैं, क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं या फिर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और प्लांट्स हमें कौन से वे में बेनिफिट्स देते हैं? सो गाइज, if you are studying in class 7th, you have to tell me the benefits of plants. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. तो यहाँ पे बताया है कि जो स्टार्च लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, सो वो एक क्या करती है, हमें ये बताती है कि हाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है. Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. So guys, here is the structure of a stomata. Okay, you can see the structure as I told you by the example of our hands. Okay, here is activity 1.1. Take 2 potted plants of same kind. Keep one in the dark for 72 hours and the other in light, right, in the black box. So guys, next paragraphs or the remaining chapter we will see in our next video. I hope you are doing well, and my video is to be very good, and I think it is quite interesting for all of you. And thank you so much. Like, share and subscribe for more facts and the more lessons. Thank you so much. Hello guys, so we are going to start from this activity 1.1 in chapter 1 of class 7 NCERT science book.
सो गाइज इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि 2 पॉटेड प्लांट्स हमें लेने हैं, बिल्कुल एक ही तरह के, सेम काइंड के। एक को रखना है डार्क प्लेस पर, एक को रखना है सनलाइट में, और वो भी 72 आवर्स के लिए। फिर हमें उनकी लीव्स के ऊपर आयोडीन टेस्ट करना है, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं 6th क्लास की बुक के अंदर, ये सेम एग्जाम्पल दिया गया है। फिर आपको अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपको पोर्ट को आपको छोड़ देना है सेम कंडीशंस में 3 to 4 डेज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू डू अगेन द आयोडीन टेस्ट। उसके बाद फिर से आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लेना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, मतलब जितनी भी लीव्स होंगी, ये जितनी भी लीव्स आप इस फोटो में देख रहे हैं, उन सभी के अंदर क्लोरोफिल है। उन सभी के अंदर क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। बट किसी किसी के अंदर जो कलर है वो रेड हो जाता है, किसी के अंदर ब्राउन है, या फिर कोई अदर पिगमेंट है, वो ग्रीन कलर को एक मास्क बन के कवर कर देते हैं। ठीक है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पोन्स एंड स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर, जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर कोई भी बॉडीज़ होती है, सो उसके ऊपर एक लेयर होती है। अगर आपने फ़िश भी देखी होगी, या फिर नॉर्मली जब सर्दियों के टाइम पे आप पोन्स की तरफ जाते हो, तो उसके ऊपर एक लेयर जमी होती है ग्रीन कलर की, राइट। या फिर गर्मियों में भी बहुत बार विंटर एंड समर सीजन्स में आपको मिलती है वो। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्गा। एल्गा, उसका भी ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर के लिए हम उसको बोल सकते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे वो अपना खाना तैयार करता है। यानी एल्गा भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर बात आती है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स होते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कुछ अदर फूड भी प्लांट्स के लिए बनाते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गई। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस भी होते हैं, यानी उनके अंदर नाइट्रोजन भी होती है। फिर यहाँ पर सवाल आता है कि प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं। अब जो नाइट्रोजन है वो हमारी एयर के अंदर गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स गैसियस फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो बस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एज अ गैसियस फॉर्म। ओके, और अब क्या मॉडिफिकेशंस प्लांट्स ने अडेप्ट कर रखी है नाइट्रोजन के लिए, वो ये है कि जो बैक्टीरिया होता है सोइल के अंदर। अब आपने देखा होगा सोइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सोइल के अंदर, जैसे कोई भी डेडिकिंग एनिमल्स होते हैं, या फिर कोई भी प्लांट्स होते हैं, या इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए। उनको क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, डिगिंग करते हैं उनकी, और फिर उसको दबा देते हैं। तो फिर क्या, थोड़े दिनों बाद हमें सेम एनिमल अंदर मिलता है? हमें सेम एनिमल, सेम शेप, उसकी सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये प्रोसेस क्या होती है? सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पावर होती है ताकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वही काम बैक्टीरियाज यहाँ पे कर रही हैं। बैक्टीरियाज गैसियस नाइट्रोजन को लेकर के और उसको दूसरी फॉर्म में रिलीज़ करते हैं सोइल के अंदर, ताकि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर पाएँ, और फिर प्लांट्स वहाँ से नाइट्रोजन को लेते हैं और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे कि हम सभी के घरों में आजकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स के रूप में भी आती है। जैसे कोई भी खेती करता है, किसान है, वो अपने खेतों के अंदर किसी भी अपनी कोई भी फसल होती है उसकी, उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स डालता है, यानी खाद डालता है। तो उस खाद में भी क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। सो इस प्रोसेस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हो गई, यहाँ पर बात होती है नाइट्रोजन की, सो वो पूरी हो जाती है। सो प्लांट्स ईजिली प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और भी साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब प्लांट्स ईजिली बना सकते हैं। अब बात आती है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सभी क्या हैं, वो सब उन सभी का वो सब खुद खाना नहीं बना सकते, वो सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई बर्ड्स हो गया वो किसी दूसरे बर्ड्स पे डिपेंड है, एनिमल्स में कोई एनिमल्स पे डिपेंड है। बट जो प्राइमरी एनिमल्स है जो किसी एनिमल पर डिपेंड नहीं करता, वो तो प्लांट पर ही डिपेंड है,
राइट। सो उसको ज़रूरत होती है प्लांट की। सो जो दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड होता है उसको बोलते हैं हेटरोट्रोपिक। तो सेम केस ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना यानी स्टार्च, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन वो खुद नहीं बना सकते, क्योंकि कहीं किसी प्लांट्स के अंदर किसी एंजाइम की कमी होती है या फिर कोई प्रोसेस किसी प्लांट्स में नहीं होती, कभी किसी प्लांट्स को मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। सो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप में कभी कोई पूरा होता है, कभी पूरे नहीं होते हैं। सो ऐसे कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कैस्कुटा, इसको नॉर्मली बोलते हैं अमरबेल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये येलोइश कलर में होती है। और पता है कैस्कुटा की एक खास बात भी ये है कि इसको फीवर होता है, तो फीवर में इसको पानी में उबाल करके इसके अंदर इलायची, काले मिर्च, अदरक, जिंजर ये सब डाल करके तो उसको फीवर में भी लिया जाता है, और इसको बोलते हैं अमरबेल। ये क्या करती है, ये एक प्लांट के ऊपर आपको मिलती है बिल्कुल येलो कलर में, एक बेल सी, यानी जैसे आप मैगी खाते हैं, सो मैगी की नूडल्स जो होती हैं बिल्कुल वैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, और ये एक पेड़ के ऊपर क्लाइंब करती है। तो जो पेड़ होता है, जो प्लांट होता है, उसको बोलते हैं हम होस्ट, और ये उस प्लांट से बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को लेती है। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे अमरबेल एक होस्ट प्लांट के ऊपर, कैस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। सो अब कैस्कुटा क्या करती है, कैस्कुटा अपने होस्ट प्लांट को कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती, ये बस उससे ही लेती है। सो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और तो कैस्कुटा को बोलते हैं एक पैरासाइट। जैसे अब आगे क्वेश्चंस आता है, पहली जानना चाहती है वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सर्क्स आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। क्योंकि ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये भी बस हमारा खून चूसते हैं, नथिंग एल्स, वो हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कराते। हैव यू एवर सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी किसी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स या फिर बर्ड्स को खाते हैं? नहीं। तो फिर चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर बात आती है पीचर प्लांट की। Okay, so peach-like or the jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid. Next we are talking here about this thing, that इस plant के अंदर क्या होता है कि जो insect होता है वो पीचर के ऊपर लैंड करता है, और उसका जो लिड होता है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद इंसेक्ट पीचर के अंदर ट्रैप हो जाता है, और जो उसके हेयर्स होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। सो इंसेक्ट की बॉडी डाइजेस्ट हो जाती है बाय डाइजेस्टिव जूसेस, जो वो पीचर प्लांट सीक्रेट करता है, और फिर ऐसे जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये जितने भी हेडलाइंस हैं ब्लैक में, बोल्ड में हैं, वो सभी आपको नोट करनी है, उनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर आप एक क्लासरूम के स्टूडेंट हैं तब भी ये पूरा लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो बिल्कुल भी जितने भी बोल्ड लेटर्स हैं या फिर जो भी कुछ हाईलाइटेड कर रखा है मैंने, वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Buzo is confused. If the peach plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? So इसका आंसर हमें आगे के चैप्टर्स में मिलेगा। Have you seen or heard of plants that can eat animals? It's done by us. Next we have saprotrophs. You might have seen packets of mushroom. आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कि ये जो मशरूम है ये पैकेट्स पैचेस के फॉर्म में आती है यहाँ पर। सो ये क्या होती है, इसकी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बिल्कुल मॉस्ट सॉइल या फिर ब्रेड मोस्ट के ऊपर ग्रो करती है। ये क्या करती है, जिस सरफेस के ऊपर ये ग्रो करेगी उस सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और खुद को सर्वाइव करेगी। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, टेक a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. तो आपको एक ब्रेड लेनी है, उसको मॉइस्ट करना है वाटर के साथ, और एक गर्म जगह पर आपको उसको रख देना है 2-3 दिन के लिए। तो फिर आप देखोगे धीरे धीरे कि उसके ऊपर फ्लफ़ी पैचेस अपीयर होना शुरू हो गए हैं। आपको नोट करना है कि वो कौन से कलर के हैं, और उनको एक माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको दिखना है, और जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको एक नोटबुक पर लिखना है। आपको दिखेगा कि कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। ये एक फर्स्ट ग्रोथ होगी उसकी। ओके,
यू कैन सी हेयर द ब्रेड एंड द प्रोडक्शन ऑफ फंगाई। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको बोलते हैं फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड सबसे अलग है जितने भी हमने अभी तक पढ़े। और वो क्या करते हैं, वो ब्रेड से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। और ये अब ब्रेड क्या है, इसके लिए ब्रेड एक डेड डिकेइंग है। अगर वो किसी भी सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, तो वो सरफेस क्या होती है, सरफेस के ऊपर बहुत सारे डेड डिकेइंग इंसेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वहाँ से वो अपना खाना लेता है। अब जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना ग्रहण करता है उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Such organism with saprotropic mode of nutrition are called the saprotrophs. Next we have the fungi. Also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. अगर हम लंबे समय के लिए, आपने देखा होगा अगर आपका कोई पुराना सा कपड़ा पड़ा है किसी कोने में घर के अंदर या फिर कहीं बाहर, तो आप देखोगे वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। अगर वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, कपड़ा है, अगर उसके ऊपर कुछ भी लगा है, तो वहाँ पर फंगी की ग्रोथ शुरू हो जाती है। रेनी सीजन्स के अंदर ये मोस्टली ग्रो करते हैं, क्योंकि रेनी सीजन्स मोस्टली गर्मियों के समर सीजन में होता है और उस टाइम पर बारिश होती है और फिर जो गर्म इलाका होता है वहाँ पर इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो मोस्टली एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और फिर उन्हें कुछ भी उनके अकॉर्डिंग कंडीशंस जो उन्हें चाहिए, यानी गर्म प्लेस चाहिए लाइक दैट मिलती हैं, तो वो स्पोर वहाँ पर जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं। अब आपको इस बात पे विचार करना है कि कैसे आप इनसे अपने क्लोथ्स को, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। Pujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungus causes diseases also. अब बुजो का सवाल ये है, बुजो कहता है कि उसके दादाजी ने एक बार उसको बताया था कि उनके जो गेहूं के जो खेत थे वो पूरे फंगस की वजह से स्पॉइल्ड हो गए थे। तो फिर ये जानना चाहता है कि क्या फंगस डिजीज क्योज करती है। Paheli told him that many fungi like yeast, mushrooms are useful, but some fungi causes plant diseases, animal diseases, also the human diseases. Some fungi are also used as medicines. Now you can figure out how we can protect our things from getting spoiled. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. ओके, सो एक ऐसी भी तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें एक प्लांट होता है और एक दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स देते हैं। सो गाइस, यहाँ पर बात करी जा रही है लिविंग टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, उसको बोलते हैं सिम्बियोसिस। एग्जाम्पल के लिए फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट. The plants provide nutrients to the fungus and in return fungus provide water and certain nutrients. राइट अब यहाँ पर प्लांट्स फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और जो फंगस होता है वो प्लांट को वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। यहाँ पर बात करी जा रही है लाइकेंस की, जिसके अंदर एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। फंगस शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स एल्गा को प्रोवाइड कराता है और उसके बदले एल्गा खाना तैयार करता है और उसको प्रोवाइड कराता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? क्या आपको पता है कि जो खाद डालते हैं खेतों के अंदर, ये क्यों डालते हैं? क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स और जो खाद होती है वो उसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। और हमारी अर्थ के अंदर जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, सो न्यूट्रिएंट्स का एक साइकिल होता है। जब तक वो प्लांट्स डिग्रेड नहीं होगा, एनिमल्स डिग्रेड नहीं होंगे, तो अर्थ के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल है वो डिस्टर्ब रहेगा, राइट। सो उसकी कमी हो जाती है हमारी सोइल में, और उस कमी को पूरा करने के लिए ऊपर से जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. Right guys? So जो बहुत सारी स्पीसीज़ होती है, वैसे तो डिफ़र करती है सबकी न्यूट्रिएंट्स एबिलिटी कि कौन सी स्पीसीज़ को, कौन सी फसल को हमारी को कि किस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। Thus have a symbiotic relationship. अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है हमारा, where we were here. Okay, yes, here the bacterium called rhizobium can take
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। हमने शुरू में भी बात करी थी राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में कि वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसको एक यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। यूजेबल फॉर्म कौन सी होती है, उसका नाइट्रोजन साइकिल के अंदर उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन। सो गाइस, हमारी सोइल के अंदर जो वेराइटी है, पीस हो गई, मूंग हो गई, स्पीसीज़ हैं, सो इनकी जो रूट्स होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को इनके यूजेबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करता है और इनके न्यूट्रिएंट्स के लिए जो इन्हें ज़रूरत होती है वो इनको प्रोवाइड कराता है। इन रिटर्न प्लांट्स उसको फूड प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दस दे हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक मतलब benefits to both. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer. ऐसे plants का यूज़ करके जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर्स है, उनको अवॉइड किया जा सकता है। Plants are grown, most of the pulses are obtained from leguminous plant. So guys, इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा ऑलिट्रॉप्स के बारे में और कुछ पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, प्लांट्स, एनिमल्स, हेटेरोट्रॉप्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म या दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड वी कैन से द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक्स. So you should have to answer this question in the comment box. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? Okay, now you have to tell me about the meaning of these keywords: autotrophic, chlorophyll, heterotrophs, host, insectivorous, nutrient, nutrition, parasite, photosynthesis, saprotrophs, saprotrophic and stomata. एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. अब हम समरी देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या याद किया है. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को खाने की ज़रूरत होती है, उसको यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी पाते हैं ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है. कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कैस्कुटा, वो पैरासाइट्स होते हैं क्योंकि वो होस्ट प्लांट की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं. प्लांट्स सिंपल केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. ये असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं. सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करा जाता है क्लोरोफिल के द्वारा जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है. ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर. ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल. बहुत सारी फंगी किसी भी डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं और उनको इसीलिए सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है. ओके गाइस, दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर and we will begin with our second chapter in our next class. Thank you so much.